सभी को मेरा नमस्कार। YouTube की इस वंडरफुल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार शर्मा और आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा था आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या क्या है, आवेशन की विधियां क्या है और इसी प्रकार आवेशों के गुण के साथ साथ हमने कूलाम बल के नियम के बारे में पढ़ा था। इस नियम में हमने पढ़ा था कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण कितना होता है उसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो इसको समझने से पहले अच्छे से हम इसे समझ पाए उसके लिए हमें कुछ 11वीं क्लास की बातें जाननी आवश्यक है। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं वापस उनको रिपीट कर देता हूं कि किन किन बातों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आ रहा है सदिश। सदिश का मतलब होता है ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर काम आने वाले इसके केवल दो प्रकार। वैसे तो प्रकार बहुत सारे हैं, उनमें से केवल दो प्रकार यहाँ पर काम आने वाले हैं। उन दो प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। सदिशों के इन दो प्रकारों का जिक्र यहाँ पर मैं करूंगा, इसलिए मैं इन दो प्रकारों को यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। वो दो प्रकार क्या है? पहला प्रकार हम पढ़ेंगे स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। तो बात आती है कि स्थिति सदिश क्या होता है। नॉर्मल सी सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। सिंपल। इसको व्यक्त कैसे किया जाता है, कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है? तो ड्रॉ करने के लिए केवल एक बात ध्यान कर लेना। वो बात यह है कि आपको स्थिति सदिश बनाने के लिए पॉइंट को मूल बिंदु से मिला देना है। पॉइंट को मूल बिंदु से मिला देना है और वो आपका होगा स्थिति सदिश। क्लियर? देखो कैसे। माना कि ये कोई पॉइंट है ए। अब अगर मैं 2D लूं तो x एक्सिस और y एक्सिस शो कर सकता हूं ऐसे, और 3D लेते थे यहां पर z एक्सिस। ये क्या है? मूल बिंदु, सबको पता है। तो अगर मुझे इस पॉइंट A का स्थिति सदिश चाहिए, तो मुझे इसे मूल बिंदु से मिलाना होगा। अगर मैं इस पॉइंट A को O से मिला देता हूं और यहां पर A की तरफ डायरेक्शन बना देता हूं, तो OA जो होगा वो स्थिति सदिश होगा जिसे हम R सदिश से व्यक्त करते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज काम में आएगी, वो मैं आपको बता देना चाहूंगा, इकाई सदिश। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इकाई का मतलब होता है एक। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश कहलाता है। तो फिर काम क्या आता है? इकाई सदिश दिशा को व्यक्त करने के काम में आता है। इसको व्यक्त करने के लिए हम आर के जनरली काम में लेते हैं, एन केप भी लिया जा सकता है, केप लगा होता है, जैसे आई केप, जे केप, के केप। जैसे आई केप एक्स अक्ष की दिशा दर्शाता है, जे केप वाई अक्ष की और के केप जेड अक्ष की दिशा को व्यक्त करता है। इकाई सदिश होगा तो उसके ऊपर केप जरूर होगा, यानी इकाई सदिश टोपी वाला। इसका फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है, आर सदिश बटा आर सदिश का परिमाण, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं आर सदिश बटा आर। ये भी परिमाण शो करता है और ये भी परिमाण को ही शो करता है। तो ये दो बातें अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम आगे शुरू कर। राशि का मतलब होता है उस राशि का परिमाण और परिमाण के साथ ही उसकी दिशा। बस इतना सा अगर हम दशा देते हैं तो हमें कोई भी राशि सदिश राशि प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर मैंने लिखा F बराबर n, क्या यहां पर कहीं वेक्टर सिंबल है? बल सदिश राशि होती है, लेकिन यहां पर सदिश राशि का सदिश निरूपण तब होगा जब यहां पर हम वेक्टर सिंबल बनाएंगे, अदरवाइज ये सदिश राशि नहीं है। अब क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, क्योंकि LHS में अगर सदिश
का चिन्ह है तो RHS में भी सदिश का चिन्ह होना होगा। तो यहाँ पर क्या द्रव्यमान सदिश राशि है? बिल्कुल नहीं। द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती है, द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ए यानी कि त्वरण, एक्सीलरेशन, ये एक सदिश राशि होती है और इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत होती है, इसलिए ये बल का सदिश निरूपण होगा। अब हम बात कर लेते हैं कूलाम के नियम का। रूप तो वो होता है बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। अगर मैं यहाँ पर वेक्टर सिंबल बनाता हूँ, बुक के अंदर देखो वेक्टर सिंबल नहीं बनाया जाता है, बोल्ड डार्क लेटर से इसे शो किया जाता है। अपने को यहाँ पर कॉपी में, नोटबुक में केवल ऐसे शो करना है। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर किस पर सदिश का चिन्ह लगाएंगे? K तो एक अदिश राशि है, कांस्टेंट है। Q1 और Q2 आवेश को व्यक्त करते हैं और आवेश भी एक अदिश राशि होती है। तो फिर इधर ऊपर की तरफ कोई भी सदिश राशि नहीं है। तो अब हम बात करते हैं R की। दूरी क्या है? अदिश राशि। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी राशि नहीं है जो कि सदिश है। ऐसी स्थिति में हम एक इकाई सदिश काम में लेते हैं RK। अब ये आपका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो गया। आप सोचोगे सर इतना ही? बिल्कुल इतना ही, बस इतना सा है सदिश निरूपण, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये चीज समझ में आ गई तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है। सीरियसली, माना कि एक बिंदु है जिस पर एक बिंदु आवेश Q1 और Q2 इस प्रकार स्थित है। इनका स्थिति सदिश हमने मूल बिंदु से मिलाकर इस प्रकार प्राप्त कर लिया। माना कि R1 सदिश है और ये आपका R2 सदिश है। देखो मैं ये जल्दी इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज हम समझ चुके हैं। देखो Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, इनका स्थिति सदिश हो गया R1 और R2 सदिश। कैसे हुआ? अभी मैंने समझाया कि यदि हम किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिला देते हैं तो उसका स्थिति सदिश हो जाएगा उसी की डायरेक्शन में। ये स्थिति सदिश हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि Q2 पर Q1 बल लगाएगा तो उसको किससे व्यक्त करेंगे? Q2 पर लगा रहा है इसलिए मैं इसको कह दूंगा F21 सदिश, और Q1 पर Q2 बल लगा रहा है इसलिए हम इसे बोल देंगे F12 सदिश। क्लियर यहां तक? हमेशा कूलाम बल एक केंद्रीय बल है, इसलिए इनकी क्रिया रेखा के मध्य ही कार्यरत होता है। कूलाम बल हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश कार्य करता है, इसलिए इसको हम केंद्रीय बल बोलते हैं। अब अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन की तरफ जो वेक्टर होगा वो होगा R21 सदिश, और इधर की तरफ जो वेक्टर होगा वो होगा R12 सदिश। ध्यान रखना, R21 सदिश जो है वो है 1 से 2 की ओर, और R12 सदिश है वो है 2 से 1 की ओर। देखो कंफ्यूज कुछ नहीं होना। एक बार ये देखो कि इस तरफ अगर लग रहा है तो ये हो गया R21 सदिश, और इस तरफ है वो R12 सदिश। F12 की तरफ R12 सदिश और इस तरफ R21 सदिश। अगर मैं कहता हूं कि R12 सदिश तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 1 की तरफ। तो बताओ R21 सदिश क्या होगा? ये होगा 1 से 2 की तरफ। कई बुक्स में इस नोटेशन को उल्टा काम में लिया जाता है, पर वहां पर अगर मैं लिखता R12 सदिश तो वहां पर हो जाता 1 से 2 की तरफ। ये एक नोटेशन है, प्रतीक है। आप जिस तरह से काम में लेना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए अलग अलग बुक में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने अगर ये डायरेक्शन लिए और इसका नाम R21 दिया है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको R21 नाम देते हो या R12 नाम देते हो। तो यहाँ पर कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको डिटेल में अगर समझना है तो हम लोग 11th क्लास के त्रिभुज नियम से भी इसे समझ सकते हैं। R21 सदिश का जो मतलब होगा वो होगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश त्रिभुज नियम से, तथा R12 सदिश बराबर हो जाएगा R1 सदिश माइनस R2 सदिश। क्लियर? अब आ जाते हैं हम यहां पर। सबसे पहले मैं बात करता हूं Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल।
तो देखो 1 के कारण 2 पर है, तो बताइए 1 के कारण 2 पर कौन सा फोर्स, F21 फोर्स। तो F21 सदिश बराबर, नॉर्मल सदिश नहीं, पहले आप देखो F21 क्या होगा। तो F21 बराबर के Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर। यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और अगर हमें यहाँ पर केवल अदिश राशि लेनी है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, मोड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि F21 की डायरेक्शन में जो दूरी है वो है R21 सदिश का मोड, और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। बताइए नॉर्मली ये बात क्लियर हुई कि नहीं, बीच की दूरी R21 सदिश का परिमाण, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर वेक्टर लगाता हूं तो मुझे डायरेक्शन चाहिएगा नहीं चाहिएगा। अगर ये सारी चीजें अदिश है तो हम क्या काम में लेते हैं, हम काम में लेते हैं इकाई सदिश, और इकाई सदिश इस क्रिया रेखा के अनुदिश होना चाहिए। यहाँ पर क्रिया रेखा के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा, R21 के। क्लियर है। अब वापस बात कर लेते हैं, F21 सदिश बराबर के Q1 Q2 अपॉन R21 सदिश का स्क्वायर, और हमें पता है R21 केप या कोई सा भी केप हो उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर क्वांटिटी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि सदिश और सदिश के अपॉन में उसका परिमाण। तो यहां आ जाएगा R21 सदिश बटा R21 सदिश का मैग्नीट्यूड। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहां पर हम लिख सकते हैं F21 सदिश बराबर के Q1 Q2 अपॉन R21 के परिमाण का क्यूब। कई लोग सोच लेते हैं क्यूब गलती से छप गया होगा, देखो गलती से नहीं छपा है, यहाँ पर स्क्वायर और एक लिए, तो टोटल कितनी पावर हो गई, 3। यहाँ पर आ गई डायरेक्शन R21 के। इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार अगर हम बात करें Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स, देखो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स क्या है, F12। पहले मैं केवल और केवल F12 की बात कर रहा हूं, वेक्टर नहीं ले रहा हूं, तो क्या होगा, कूलाम के नियम अनुसार के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। दूरी क्या है, तो R12 सदिश का परिमाण। हमें पता है R12 सदिश का परिमाण और R21 सदिश का परिमाण इक्वल होगा। यहां पर हम बात कर लेते हैं, दूरी है R12 सदिश का परिमाण, तो R12 सदिश का परिमाण और उसका क्या, स्क्वायर। बताओ ये बात सिंपल समझ में आई या नहीं आई। दिक्कत ये यहाँ R स्क्वायर होता था, हमने यहाँ R12 सदिश उसका परिमाण। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो केवल आप ये लिख सकते हो R12 का स्क्वायर, सिंपल। क्योंकि वेक्टर नहीं लगाओ तो भी ये परिमाण है, और वेक्टर लगाओ तो साइड में क्या लगाना होगा, ये दो डंडियां लगानी होगी जो कि परिमाण को व्यक्त करती है। अब अगर मैं यहाँ वेक्टर सिंबल लगाता हूं तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, डायरेक्शन। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अब क्या ले लेंगे, R12 के, और ठीक इसी प्रकार जैसे R21 केप था, R21 का सदिश बटा R21 सदिश का परिमाण, ठीक इसी प्रकार यहां पर हो जाएगा F12 सदिश बराबर स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R12 सदिश का परिमाण का स्क्वायर, R12 सदिश अपॉन R12 सदिश का परिमाण। क्लियर हो गया। आप एग्जाम में इसके बाद ये चीज ठीक इक्वेशन 1 के अनुसार लिख सकते हो। ठीक इसी प्रकार डायरेक्टली ये जब भी जो सेकंड नंबर इक्वेशन लिखेंगे वो आप लिख सकते हो, के Q1 Q2 अपॉन R12 सदिश का क्यूब, और यहां पर आ जाएगा R12 सदिश। इक्वेशन नंबर 2। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। R12 सदिश की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और R21 सदिश की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। दोनों का परिमाण ये है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत। इसलिए हम R12 सदिश को क्या कह सकते हैं,
माइनस का R21 सदिश। तो इक्वेशन 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, या करके F12 सदिश बराबर KQ1 Q2 अपॉन R12 सदिश के परिमाण का क्यूब और R21 सदिश। देखो R12 को मैंने क्या लिख दिया, R21। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को बदल देता हूं तो सिंबल क्या आ जाता है, माइनस का, इसलिए यहां पर क्या लगा दिया, माइनस। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप कंपेयर करिए इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को। अब इसके बाद अगर हम देखें तो R12 सदिश का जो परिमाण है और R21 सदिश का जो परिमाण है वो क्या है, सेम। परिमाण का मतलब है यहां से यहां तक दूरी। ये दूरी चाहे यहां से यहां तक लो या यहां से यहां तक लो, सेम है या नहीं है। अगर मैं बेरुंगा से हरसोर जाऊं या हरसोर से बेरुंगा जाऊं तो क्या दूरी अलग अलग होगी, सेम ही तो होगी। तो इसलिए ये राशि और ये राशि क्या होगी, इक्वल। अब बाकी की चीजें कंपेयर करें तो देखो यहां पर भी K Q1 Q2 K Q1 Q2, नीचे वाली राशि अभी मैंने बता दी बराबर होती है। अब अलग अलग क्या है, ये भी नहीं है क्योंकि ये भी R21 सदिश। यहां माइनस का सिंबल है और यहां माइनस का सिंबल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, F12 सदिश बराबर माइनस F21 सदिश। इसका मतलब ये है कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होता है, चाहे वो बलों की प्रकृति कुछ भी हो। क्लियर। और ये जो फाइनली हमें प्राप्त हुआ है ये न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कूलाम के नियम से जुड़े हुए कुछ तथ्य। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कूलाम के नियम से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। फर्स्ट जो है वो ये है कि कूलाम के बल का जो ये नियम है वो केवल और केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है, यानी ये गतिशील आवेशों के लिए कार्य नहीं करेगा। गतिशील आवेश जब होते हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें कुछ और फॉर्मूलेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो वहां पर कार्य नहीं करता है। सेकेंड जो बात है वो ये है कि ये नाभिकीय दूरी यानी नाभिक के भीतर ये कार्य नहीं करता है, वहां पर नाभिकीय बल कार्य करने लग जाता है जो कि इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए वहां पर भी ये कार्य नहीं करता है। एक और बात यहाँ पर अगर मैंने बात करी बिंदु आवेश की, तो बिंदु आवेश का मतलब होता है कि ऐसा नहीं केवल दो बिंदु होंगे तो ही कार्य करेगा। जैसे अगर अपन बात करें पृथ्वी और सूर्य, तो दूरी के रूप में अगर देखा जाए इतनी ज्यादा दूरी है कि उस दूरी के संदर्भ में वो दोनों किस तरह से वर्क करेगी, एक बिंदु के रूप में। तो इसलिए बिंदु आवेशों के लिए ये कार्य करता है। फिर हम बात कर लेते हैं तीसरे, इस नियम को व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है। और जो बात है ये केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल होने का मतलब ये हुआ कि दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही ये बल कार्य करेगा। और लास्ट वन जो है वो ये है कि ये जो बल है कूलाम का जो बल है वो एक संरक्षी बल है। ये इससे जुड़े हुए तथ्य हैं। बात हमें ध्यान रखनी होगी, वो बात है कि किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो किसी भी अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत ये बताता है कि मान लो इस कमरे की बात कर ले, यहाँ पर टोटल 4 आवेश है, ठीक है, और अलग अलग नाम दे देते हैं। एक का नाम Q0 है, एक का नाम Q1 है, एक का नाम Q2 है और एक का नाम Q3 है। जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है वहीं पर बात कर लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पर आपको आवेश कितने नजर आ रहे हैं, एक तो Q0 है, Q1 है, Q2 है और Qn है। ये आपके पास टोटल 4 आवेश है। वैसे Qn लिखने का मतलब तो ये था कि यहाँ पर n आवेश है, Q0, Q1, Q2 और हैंड्स ऑन Qn। अब इन सभी आवेशों के कारण अगर हम Q0 पर टोटल बल की बात करें तो टोटल बल कितना होगा, यही बात ये अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है कि इन सभी आवेशों के कारण, बाकी के सभी आवेशों के कारण इस पर कितना बल लगेगा। तो यहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, ये बात सुनना। किसी भी एक आवेश पर आवेशों के समूह के कारण लगने वाला परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण उस आवेश पर लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं Q1 के कारण लगने वाला बल, Q2 के कारण इस पर लगने वाला बल और हैंड्स ऑन Qn के कारण इस पर लगने वाले बल का सदिश योग कर दूं तो इस पर लगने वाले टोटल नेट बल का मान आ जाएगा। यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए देखो, मैं यहाँ पर आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार रिपीट कर लीजिए, जो मैंने बोला है वही चीज आप रिपीट कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जीरो सदिश बराबर होगा F01 सदिश प्लस F02 सदिश प्लस हैंड्स ऑन, अगर यहाँ पर n होते हैं तो F0n सदिश। इतनी सी बात है बस। यही है बहुल आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी। किसी भी एक आवेश पर बाकी आवेशों के कारण लगने वाला जो बल होता है, उन सभी आवेशों के कारण अलग अलग जो बल होता है उनका अगर हम सदिश योग कर दें तो हमें टोटल परिणामी बल प्राप्त हो जाता है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं नेट बल। अभी अभी हमने सदिश निरूपण पढ़ा है, वहां पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है। उस फॉर्मूले के आधार पर देखो क्या होगा, F0 सदिश बराबर F01 सदिश। वहां पर आप चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट है तो वहां से देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको याद भी होगा K Q0 पर Q1 लगा रहा है तो K Q0 Q1 अपन इनके बीच की दूरी का वर्ग। मैं यहाँ पर वर्ग ले रहा हूं तो यहाँ पर क्या लूंगा, इकाई सदिश। तो यहाँ पर मैं ले लिया R01 सदिश के परिमाण का वर्ग और यहाँ पर ले लिया R01 K। क्लियर? प्लस इसी प्रकार K Q0 Q2 अपॉन R02 सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस हैंड्स ऑन K Q0 Qn अपॉन R0n सदिश का स्क्वायर। ये यहाँ पर टोटल बल का फॉर्मूला आ गया। इसको हम कॉमन यहाँ पर देख लेते हैं, कॉमन क्या क्या। तो अब इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं F0 सदिश बराबर K Q0 Q1 अपॉन R01 सदिश का Q। R01 क्या आएगा, सदिश प्लस K Q0 Q2 अपॉन R02 सदिश का Q और यहाँ पर क्या आ जाएगा R02 सदिश प्लस, अब आप बताइए यहाँ पर K Q0 Qn अपॉन R0n सदिश का Q। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा R0n का वेक्टर जो कि डायरेक्शन शो करेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर F0 सदिश आ गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कॉमन क्या क्या है, उसके बाद हम फाइनल फॉर्मूला सिग्मा के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए F0 सदिश बराबर कॉमन क्या क्या, देखो K हर जगह है, K को अपन 1/4πε0 लिख सकते हैं। K हर जगह है तो K एक तो कॉमन आ जाएगा, एक Q0 हर जगह है क्योंकि Q0 पर बल लग रहा है, वो तो कॉमन है, सब लोग उसी पर तो बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया K Q0, भीतर क्या रह गया, भीतर रह गया Q1 अपॉन R01 सदिश का Q और R01 सदिश प्लस Q2 अपॉन R02 सदिश का परिमाण का स्क्वायर, सॉरी Q और R02 का वेक्टर प्लस हैंड्स ऑन Qn R0n के परिमाण का Q और R0n वेक्टर। अब इसको सिग्मा में कैसे लिखते हैं, सिग्मा इसका फॉर्म क्या होता है वो एक बार आप ध्यान करिए। सिग्मा फॉर्म ये होता है कि F0 वेक्टर बराबर स्मॉल k Q0। अब यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद में 3 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है नहीं आ रहा,
तो इसको आप केवल और केवल इस तरह से लिख सकते हैं कि के क्यू नॉट, यहां पर ले लो सिग्मा। कहां से शुरुआत हो रही है? 1 से शुरुआत हो रही है, तो आई बराबर हमने सेट कर दिया 1, और कहां तक चलेगा? n तक। अब ये 1 2 3 और n है ना, उनकी जगह अपन क्या लिख देंगे? i। तो यहां पर आ जाएगा क्यू आई। देखो एक बार Q1 हो जाएगा, अगली बार 2 हो जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है प्लस, और यहां पर क्या आएगा? देखो R0 I का क्यूब, और यहां पर आ जाएगा R0 I वेक्टर। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट लाइन में देखो R02 कैप और R0n कैप अपने मिस कर दिया है, आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अगला अपना टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र, लेकिन उससे पहले कुछ व्हाट्सएप पर मेरे पास 1-2 क्वेश्चन आए थे, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। हो सकता है वो क्वेश्चन आपके भी हो। सर ये बताइए कि क्वार्क कण क्या है? तो देखो क्वार्क कण प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी आंतरिक संरचना समझाने के लिए कुछ कणों की कल्पना की गई थी, और उन कणों का जो चार्ज होता है वो होता है ±e/3 ±2e/3। अब ये लिखते ही आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा अगर है तब तो फिर जो क्वांटाइजेशन वाला रूल है वो फेल हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये जो कण होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में यानी मुक्त रूप से नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण के नियम को बिल्कुल भी कोई क्षति नहीं पहुंचाते, यानी कि जो आवेश का क्वांटीकरण का नियम है वो बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है। यानी Q बराबर ±ne, जहां पर n क्या है? पूर्णांक, ठीक है। 0 1 2 पूर्णांक का मतलब माइनस भी हो सकता है, -3, ये प्लस माइनस लिख दिया इसलिए अपन ये लिख सकते हैं n हो सकता है n बराबर, जहां n बराबर 0 1 2 एंड सो ऑन। और E का मान जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक और सवाल आया था कि सर कि एक कूलम की परिभाषा क्या है? तो देखो अभी हमने जो पढ़ा था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², कूलम बल का नियम पढ़ा था। इसके आधार पर अगर अपन 1 कूलम की परिभाषा दे तो 1 कूलम कब होगा? जब Q1 और Q2 दोनों क्या होगा? 1। तो यहां पर अपन कह सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम जब R बराबर 1 मीटर होगा, तथा F बराबर 9 × 10⁻9 मीटर बल। ये एक कूलम की परिभाषा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। देखो विद्युत क्षेत्र बेसिकली क्या है, इसको समझने के लिए अपन यूं समझ सकते हैं कि जैसे विधानसभा क्षेत्र है, यहां पर नाम आ रहा है क्षेत्र, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन। तो अगर अपन बात करें कि जहां तक एक विधायक का प्रभाव रहता है वो क्या हो गया? विधानसभा क्षेत्र। अब वो बात अलग है कि आपके तो रिचपाल जी का जो प्रभाव है वो तो पर्वत स्तर तक है, तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगी। अपने को केवल यही ध्यान रखना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी साउंड कहाँ तक जा रही है, एक लिमिट होगी ना, कि जैसे वहां तक आगे हॉल के बाहर या इन दीवारों के आसपास कहीं इधर, तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो मेरी आवाज का फील्ड हो गया, मेरे आवाज का क्षेत्र हो गया। तो विद्युत क्षेत्र जहां तक किसी आवेश का प्रभाव रहता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आवेश के प्रभाव का क्या मतलब है? तो आवेश के प्रभाव का मतलब है कि वह आवेश किसी अन्य आवेश को या तो आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, यही प्रभाव हो सकता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहे, अर्थात वो अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको E से डिनोट करते हैं। ये एक सदिश राशि होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है E बराबर होता है F/Q0। यहां Q0 जो है वो एक परीक्षण आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझे उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये परीक्षण आवेश होता है क्या है। जैसा कि नाम से ही पता है, परीक्षा करने के काम, परीक्षा लेने के काम आएगा, टेस्ट करने के काम में आएगा, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो एक ऐसा आवेश
जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, केवल और केवल दूसरों के विद्युत क्षेत्र का अनुभव कर सकता है, वो कहलाता है परीक्षण आवेश। तो अब बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। तो EF के बराबर कब होगा, जब ये 1 हो जाए। एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका जो मात्रक होगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम। और विमीय सूत्र की अगर बात करें तो F का जो होता है वो होता है m1 L1 T-2 और इसका होता है A1 T1। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा m1 L1 T-3 A-1। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र होता है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। इन शॉर्ट डेफिनेशन यही है, एक ऐसा काल्पनिक वक्र जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाए। लेकिन ये आप कॉपी में नहीं लिख सकते, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। तो उसको समझने से पहले आप ये ध्यान करिए कि अगर मान लो हमारे पास एक इकाई धन परीक्षण आवेश हो, इकाई धन परीक्षण आवेश अभी बताया, एक ऐसा आवेश जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं हो, केवल अनुभव करने के काम में आता है। इकाई मतलब जिसका परिमाण 1 कूलाम हो और जो पॉजिटिव हो, उसको अगर मान लो कहीं रख दिया जाए जहां पहले से विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र कब होगा, जब वहां पर क्या होगा, कोई और आवेश होगा, तभी तो विद्युत क्षेत्र होगा। तो उस आवेश के आसपास कहीं पर भी रख दिया जाए, देखो ये धन परीक्षण आवेश है, तो अगर मैंने इसको रखा तो ये किधर जाएगा, इसकी वजह से प्रतिकर्षित होगा, जैसे कि यहाँ पर शो कर रखा है। अगर मैं यहाँ रखता तो इधर जाता, यहाँ रखता तो इधर जाता, यहाँ रखता तो इधर जाता। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। और ये सीधी सीधी क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो बल है वो उन दोनों आवेशों को, जिन दो आवेशों के मध्य बल लग रहा है, उन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो अगर यहाँ होता तो इनको मिलाने वाली रेखा यही तो होती, और बल किधर लगता, इधर। तो ये तो है केवल और केवल अकेले प्लस Q आवेश के कारण विद्युत बल रेखा है। कभी कभी 1 नंबर का सवाल आ जाता है, तो आप लोग ये देखिए। अब बात कर लेते हैं माइनस Q के कारण। अब बताओ अगर माइनस Q आपके पास पहले से आवेश है और वो आप धन आवेश रखते हो, तो बताओ वो अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, वो इधर आएगा। तो देखो डायरेक्शन इधर, इस तरफ। तो अकेला अगर धन आवेश है तो ये, अकेला ऋण आवेश है तो ये विद्युत बल रेखा है। अगर 2 धन आवेश रखे हो और विद्युत बल रेखाएं अगर हमें देखनी हो तो किस तरह से होगी, तो इस तरह से होगी। देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि प्लस Q के कारण अगर मैंने यहाँ रखा तो इधर जाएगा, यहाँ रखा तो, अब देखो ये हो क्या रहा है, यहाँ से प्रतिकर्षण दिख रहा है, ये किधर जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, यहाँ पर प्रतिकर्षण नजर आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम बात करें 1 प्लस Q और 1 माइनस Q की, तो यहाँ पर आपको आकर्षण नजर आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके गुणों की, जिसमें आप वापस इसको डिटेल में समझ पाओगे। अब अगर हम इन गुणों की बात करें तो सबसे पहले तो परिभाषा ही है। परिभाषा ये है कि एक ऐसा काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, वो काल्पनिक वक्र क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। अब इसकी एक और परिभाषा अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में अगर हम एक इकाई परीक्षण धनावेश रख देते हैं तो किस पथ को फॉलो करता है, किस रास्ते पर जाता है। अगर हम वहां पर एक वक्र ड्रॉ कर देते हैं, तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो उसे हम कह देते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। ये दोनों इसके गुणों में ही आप लिख सकते हो। क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, इसका रीजन पूछा जा सकता है। तो रीजन ये है कि यदि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो एक ही बिंदु पर क्या होगा, स्पर्श रेखा अगर अपन खींचेंगे तो एक तो इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी, यानी कि 2 डायरेक्शन आपको विद्युत क्षेत्र रेखा की प्राप्त होगी, जो कि कभी भी संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर कभी भी विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं होती है। फिर अगले अगर अपन बात करें तीसरे गुण की, तो तीसरा गुण है ये एक खुला वक्र होती है। आगे आप चुंबकीय क्षेत्र रेखा पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ोगे बंद वक्र। अभी आप ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो एक
खुला वक्र होती है। ये धनावेश से दूर की ओर होती है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश के तरफ होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर एक धनावेश है, इससे मैं विद्युत बल रेखा की बात करूंगा तो ये इससे दूर की ओर होगी, इससे बाहर की ओर होगी। अगर ये अगर ऋणावेश है तो इसकी तरफ होगी। एक बात आप यहाँ पर ये भी ध्यान रख सकते हो कि जो चालक होता है उसके भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल नहीं होती है, अर्थात उसके भीतर विद्युत क्षेत्र बिल्कुल नहीं होता है, और उसके बाहर जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो हमेशा उसके पृष्ठ के लंबवत होती है। यानी अगर मान लो ये एक गोल कोई चालक है तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं इसके लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। विद्युत बल रेखाएं अगर समांतर है और समदूरस्थ है, यानी बराबर बराबर दूरी पर है और समांतर है, तो इसका मतलब है वहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। अगर इसी का अपन ऑपोजिट करें, मान लो समांतर नहीं है और अपन कहते हैं कि एक समान भी नहीं है, तो असमान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होती है उतना ही वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जितनी दूर होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र उतना ही दुर्बल होता है। इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। मुझे पता है इस वीडियो को काफी मैंने लेट कर दिया, और न्यूमेरिकल पोर्शन की हम बात कर रहे थे। न्यूमेरिकल पोर्शन हर चैप्टर के एंड में एक अलग से वीडियो, पूरा वीडियो न्यूमेरिकल के लिए ही रख देंगे, ठीक है। और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद।